लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10, सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। जब भी किसी रोड पे टर्न्स होते हैं तो उस टर्न पे जब व्हीकल का मोशन होगा तो उस व्हीकल का वहां पे सर्कुलर मोशन होगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन अगर होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो ऐसे टर्न्स पे जब व्हीकल का मूवमेंट होगा तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, उसी के बारे में इस वीडियो में हमें पूरे डिटेल में और कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर टर्न्स एग्जैक्टली कैसे होता है। तो दिस इज अ रोड, ओके, यहां तक स्ट्रेट रोड था लेकिन यहां से टर्निंग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहां से लेके ये जो भी पाथ है, सो दिस इज अ सर्कुलर पाथ। ओके, एक सर्कल का वो आर्क होगा और इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए। तो व्हीकल जब मूव करेगा इस ऐसे पाथ के ऊपर तो वहां पे उस व्हीकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर सर्कुलर मोशन होता है तो डेफिनेटली वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब ऐसे टर्न होगा व्हीकल का तो यहाँ पे भी सर्कुलर टर्न है। और कुछ पिक्चर्स देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर कोई व्हीकल इस डायरेक्शन से आ रहा है तो जैसे वो यहाँ तक आएगा तो स्ट्रेट रोड था, लेकिन यहाँ पे टर्न है। सो दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, ये कंप्लीट सर्कल का एक आर्क है तो इसका रेडियस यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ इसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो इसी तरह और एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना शार्प टर्न है। सो यहां से लेके यहां तक, सो दिस इज अ आर्क ऑफ द सर्कल। तो ऐसे रोड्स पे जब व्हीकल का मोशन होगा, ओके, टर्न करने के लिए, तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि उस व्हीकल का यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो आंसर है फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन, उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट और उसके बाद दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान के चलिए कि एक सर्कुलर पाथ है। ओके, जब व्हीकल यहां पे होगा तो उस व्हीकल की जनरल टेंडेंसी क्या होती है? वो सीधा चला जाना चाहता है। दैट व्हीकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ। वो खुद के उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया जो भी व्हीकल है वो सीधा चला जाना चाहता है। लेकिन व्हीकल अगर यहाँ पे है और उसको सर्कुलर टर्न करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम उसका जो भी स्टेयरिंग व्हील होता है उसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। अब स्टेयरिंग व्हील को जैसे हमने थोड़ा रोटेट किया तो व्हीकल आगे जाना चाहता है, लेकिन जैसे हमने स्टेयरिंग व्हील को रोटेट किया तो उसके जो भी आगे के टायर्स है उनका थोड़ा डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उन टायर्स के बीच में और रोड के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और वो फ्रिक्शन फोर्स उन दोनों के बीच में या इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस व्हीकल का थोड़ा डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, जैसे ही व्हीकल यहाँ पे आएगा तो उस वक्त भी एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है इन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस। तो हर इंस्टेंट पे एक फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आप देख सकते हो, इट इज along the radius towards the center of that radius of curvature of that circular path. ओके, तो ये सर्कुलर पाथ अगर है, अगर इसका सेंटर यहाँ पे है तो देखिए हर डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब भी वो सर्कुलर टर्न कर रहा है तो हर इंस्टेंट पे उस व्हीकल के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा और वो फ्रिक्शन फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है इट इज ऑलवेज
along the radius towards the center of that circular path. अगर व्हीकल यहां तक पहुंचा है और उसको इतना सर्कुलर टर्न करना है तो इस पॉइंट पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा. अब ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट फ्रिक्शन फोर्स इट इज क्रिएटेड इन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस. ओके, तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस व्हीकल को जरूरत होती है इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स की, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शन. ओके, सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, दिस वन इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे m इज अ मास ऑफ द व्हीकल, v इज इट्स स्पीड एंड r इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो इस सर्कुलर पाथ का जो भी रेडियस रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज अ r. ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वहां पे, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो भी वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू म्यू इनटू n. म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and n is a normal acting on that vehicle by that surface. Okay, so mu n is equals to m v square upon r. अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इस फ्रिक्शन के बारे में. तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है इन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी होता है वो एडजस्टेबल होता है. उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और मिनिमम वैल्यू होगा 0. तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो भी वैरी होगा इट इज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. अब व्हीकल का यहाँ पे सर्कुलर मोशन करना है. ओके, उस व्हीकल को सर्कुलर मोशन करना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है. अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन. अब जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको लगेगा उतना वो फ्रिक्शन की फॉर्म में ले लेगा. ओके, अब मिनिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 0. मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक. अब मान के चलिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो भी है वो हम इमेजिन कर लेते हैं 100 न्यूटन है. तो 0 से लेके 100 न्यूटन तक वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है इन बिटवीन टायर्स एंड सरफेस ऑफ द रोड्स. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत वहां पे सर्कुलर टर्न करने के लिए अगर 65 न्यूटन की जरूरत है, 65 न्यूटन की जरूरत है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वो खुद के उतना एडजस्ट कर लेगा कि वो भी उसकी वे वैल्यू 65 होगा. अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना क्रिएट हो सकता है इन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस? इट्स 100 न्यूटन. अगर व्हीकल की स्पीड ज्यादा है और सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है 105. ओके, 105 न्यूटन की जरूरत अगर है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 100 न्यूटन हो सकता है, लेकिन इसका मूवमेंट होने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत अगर 105 न्यूटन है, तो उस केस में उस व्हीकल का सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो व्हीकल सीधा निकल जाएगा. यानी उसको सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिलने के कारण वो व्हीकल सर्कुलर टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो स्कीड हो जाएगा. ओके, रोड के बाहर चला जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे इन सभी डिस्कशन के बेसिस पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो भी फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर. तो ये एम वी स्क्वायर बाय जो आर है ये फ्रिक्शन से कम होना चाहिए. यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी है सेफ टर्न करने के लिए इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स. ओके, सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि म्यू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ओके, अब एन क्या है? नॉर्मल है. तो नॉर्मल को हम एम जी की फॉर्म में लिख सकते हैं. नॉर्मल ऊपर एक्ट हो रहा है, एम जी नीचे एक्ट हो रहा है. सो म्यू इंटू एम इंटू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. अब यहां पे क्या कैंसल आउट हो जाएगा? सो दिस एम गेट कैंसल. तो उसके बाद यहां पे हम लिख सकते हैं कि दिस म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
v square upon rg. What is mu? Mu is called as a coefficient of static friction. Okay, so coefficient of static friction should be greater than or equals to v square by rg. तो उस रोड के लिए r कांस्टेंट होगा, g कांस्टेंट है, लेकिन व्हीकल की वेलोसिटी के ऊपर ओके ये सब कुछ डिपेंड रहेगा. अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे तो वेलोसिटी v square should be less than or equals to mu r g. So v is less than or equals to under root of mu r g. ओके जो भी व्हीकल की स्पीड है, अगर सेफ टर्न करना चाहते हो, अगर सर्कुलर टर्न कंप्लीट करना चाहते हो, तो जो भी व्हीकल की स्पीड है इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. अब मैक्सिमम स्पीड अगर हम कंसिडर कर सकते हैं तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इक्वल टू ले लेंगे अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. ओके सो ये जो भी इक्वेशन है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अगर वो व्हीकल इतने मैक्सिमम स्पीड से जा सकता है वहां पे उस रोड को टर्न को कंप्लीट करने के लिए या टर्न को पास करने के लिए, अगर इससे ज्यादा स्पीड है तो वो व्हीकल कंप्लीट सर्कुलर पाथ टर्न कर नहीं पाएगा, वो बीच में से ही स्किड हो जाएगा. ओके तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम वेलोसिटी या सेफ वेलोसिटी फॉर दिस टर्निंग दैट रोड. सो इट इज इक्वल्स टू म्यू आर जी. तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख लेता हूं. सो वी मैक्स maximum velocity is equals to under root of mu r g. Okay, अब थोड़ा देखिए कि what is mu. Mu is a coefficient of static friction. ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा उन व्हीकल्स के जो टायर्स है, व्हीकल के टायर्स और रोड का सरफेस कैसा है. अगर यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, सो देखिए यहाँ पे दो टर्म्स में कंसिडर कर रहा हूं. ओके सो ये जो भी है ये पूरा ड्राई है, तो ड्राई सरफेस है और सरफेस भी थोड़ा रफ है. तो ऐसे रोड के ऊपर जब सर्कुलर मोशन होगा किसी भी व्हीकल का, तो उस वक्त जो भी फ्रिक्शन मिलेगा इन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस उसकी वैल्यू ज्यादा होगा. लेकिन इस केस में अगर वहां पे आइस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम मिलेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो भी होता है बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस उसकी वैल्यू बहुत कम होगा. इट इज वेरी वेरी लेस. और इस केस में वो ज्यादा होगा, मोर. तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी ज्यादा होगा. अगर म्यू की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू कम होगा. तो वी मैक्स इज डिपेंड्स ऑन म्यू, वो हमने डिस्कस कर लिया. अब V max is also depend on the radius of curvature of that road. जो भी टर्न हम कर रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं दो रोड्स हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं. तो इस रोड को देखिए यहाँ से लेके तो यहाँ तक, तो ये शार्प टर्न है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगा, यानी इस केस में R की वैल्यू बहुत कम होगा. लेकिन इस केस में यहाँ पे R की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये बड़ा टर्न है. तो इसका रेडियस जो भी है वो बहुत ज्यादा होगा, इसका रेडियस बहुत कम होगा. तो इसलिए रेडियस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे हम ज्यादा स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियस कम होने के कारण हमें व्हीकल की स्पीड बहुत कम रखना होगा. आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे R की वैल्यू बहुत कम है. अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएंगे तो आप टर्न नहीं कर पाओगे. यहाँ पे क्यों नहीं कर पाओगे? हमें फिजिक्स ये बता रहा है यहाँ पे कि ये जो भी मैक्सिमम लिमिट है ओके सेफ टर्न की वेलोसिटी की, दिस इज डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट रोड. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो यहाँ पे आप ज्यादा स्पीड से पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पीड बहुत कम रखना पड़ेगा. ओके सो मैक्सिमम वेलोसिटी ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड है. द फर्स्ट वन इज अ म्यू, सेकेंड वन इज आर. तो ये था सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है उसके बारे में डिस्कशन.
यहाँ पे हमने जो भी रोड कंसिडर किया है ये पूरा फ्लैट रोड है, दिस इज कॉल्ड एज एन हॉरिजेंटल रोड। ओके, ये हॉरिजेंटल रोड है। लेकिन जनरली क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें स्टडी करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर, ओके, तो जनरली रोड का ये साइड जो भी है, दिस साइड, ये थोड़ा अपलिफ्ट किया होता है एज कंपेयर टू लोअर साइड, यानी ये साइड थोड़ा ऊपर होता है और ये वाला ऐसे, तो इस तरीके से। ओके, तो ये साइड थोड़ा ऊपर है नॉर्मल प्लेन से और ये साइड थोड़ा अंदर है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, तो इस टाइप के रोड को, इस कंसेप्ट को हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, कि उसका एक साइड जो भी है हम थोड़ा राइज कर रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं उसका लेयर। जैसे कि इस केस में देख सकते हो, तो ये जो भी पोर्शन होता है ये वाला, ये थोड़ा ऊपर के साइड में होता है और इस साइड का थोड़ा नीचे दबा हुआ होता है। सो यहाँ पे 100% हॉरिजेंटल नहीं होता है, थोड़ा रोड इस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पे अब इस बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें स्टडी करना है, इट्स अ बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है उसके बारे में हमें अब डिस्कस करना है। ओके, ओनली बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, तो उस रोड का हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं। ओके, क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, तो देखिए ये जो भी है ये इनर साइड ऑफ रोड है या आउटर साइड ऑफ रोड है। तो इस रोड को हमने थोड़ा ऊपर लिफ्ट किया, तो रोड का सरफेस कुछ इस तरीके से बना। तो हॉरिजेंटल के साथ इस रोड के सरफेस ने जो भी एंगल किया है, दैट एंगल इज अ थीटा। ओके, एंगल इज अ थीटा। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जो भी रोड का सरफेस यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं, इट इज अ 100% स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है, वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है। अब जब सर्कुलर टर्न करेगा रोड, तो उस वक्त थोड़ा इमेजिन कीजिए कि टर्निंग किसकी वजह से प्रोवाइड होगा, क्योंकि टर्निंग करने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए वहां पे उस व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि इस व्हीकल का मास है m, तो इसके ऊपर जो भी एक फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स इज अ mg। ये सरफेस इस व्हीकल के ऊपर नॉर्मल क्रिएट करेगा, दैट नॉर्मल इज अ n, कंसिडर करके चलता है। ओके, तो दिस नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इस सरफेस को ये नॉर्मल हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि दो डायरेक्शंस को हम इमेजिन करेंगे। अब इन दो फोर्सेस के अलावा और इस व्हीकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ दो ही फोर्स यहाँ पे एक्ट होंगे। अब ऐसे केस में देखिए हम दो डायरेक्शंस लेते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन, दूसरा हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे नॉर्मल ने, इस नॉर्मल ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो भी नॉर्मल है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और ये जो भी लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल। अगर इन दोनों में एंगल थीटा है तो इन दोनों भी एंगल थीटा होना ही चाहिए। ओके, अब यहां पे इसका एक कंपोनेंट, ओके, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट हम वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा, इट शुड बी इक्वल टू n cos थीटा, और इस नॉर्मल का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा, दैट कंपोनेंट इज अ n sin थीटा। अब n sin थीटा जो है उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दिस कंपोनेंट प्रोवाइड द नेसेसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत उस व्हीकल को टर्न करने के लिए होगा, वो ये n sin थीटा प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहां पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं हम, n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो ये कंपोनेंट नॉर्मल का सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो देयरफॉर n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r।
सेकेंडली अगर इस कंपोनेंट को हम देखते हैं जो कि नॉर्मल के कंपोनेंट है इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, तो देयरफॉर सेकंड इक्वेशन वी कैन राइट हियर n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो एन एन गेट कैंसल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बिकम अ टैन थीटा इज इक्वल्स टू this one upon this one mm get cancel, it become a v square upon rg, v square upon rg। okay, again what is v? It's the velocity of that vehicle, yeah, speed of that vehicle, m is the mass of that vehicle, r is the radius of curvature of that circular turn, g is the acceleration due to gravity। थीटा क्या था इस इक्वेशन में, कितने एंगल से हमने इस सरफेस को हॉरिजॉन्टल के साथ लिफ्ट किया है, दैट इज द एंगल थीटा। दैट थीटा इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ बैंकिंग, इट इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, tan theta is equals to v square upon r, so from this equation we can write here v square is equals to r g tan थीटा। तो v की वैल्यू कितना आएगा, so v is equals to r g tan थीटा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से हमें देखना है। व्हाट इज v? इट इज अ वेलोसिटी with which the vehicle can safely turn that circular road। ओके, इतने वेलोसिटी से वो इजीली सर्कुलर टर्न कर सकता है। What is r? Radius of curvature. What is g? Acceleration due to gravity. What is theta? Theta is the angle of banking। ओके, अब थोड़ा सोचिए, अगर ये स्पीड हमने सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर ये स्पीड फाइंड आउट करते हैं, अगर वो आता है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 की स्पीड से वो सेफ टर्न कर पाएगा। अगर इन केस व्हीकल का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा इमेजिन कीजिए। ओके, ये यहां पे एग्जैक्टली इक्वल आया है। ओके, फ्रिक्शन के केस में वो लेस देन और इक्वल्स टू था, लेकिन इस केस में लेस देन का मैटर नहीं है, ये सीधा सीधा इक्वल टू है। सो इतने वेलोसिटी से अगर व्हीकल उस बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर टर्न करता है तो 100% सेफली टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी उससे कम होगा तो क्या होगा, तो व्हीकल सॉरी जो भी स्पीड है अगर इससे कम है, दिस इज द सेफ स्पीड। ओके, जो कि हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आप 50 की लिमिट है लेकिन आप 45 के स्पीड से जा रहे हो, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो क्या होगा, क्या आप सर्कुलर टर्न कर पाओगे? द आंसर इज दैट नॉट। व्हाई? बिकॉज जो भी सरफेस हमने यहाँ पे इमेजिन किया है दैट इज अ स्मूथ सरफेस, तो रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन वहां पे नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो व्हीकल टर्न करते करते नीचे आ जाएगा। ओके, लोअर साइड नीचे आ जाएगा। अगर व्हीकल की स्पीड आप 55 किलोमीटर पर आवर से जाते हो, इस स्पीड से जाते हो, तो उस केस में व्हीकल क्या सर्कुलर टर्न कर पाएगा? द आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल, क्योंकि व्हीकल की स्पीड अगर सेफ स्पीड से ज्यादा है तो यहाँ पे इस बैंकिंग ऑफ रोड पे जो कि स्मूथ है, तो व्हीकल टर्न करना चाहेगा लेकिन वो बाहर निकल जाएगा। ओके, बाहर आउटसाइड निकल जाएगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ हमने बैंकिंग का कंसेप्ट अप्लाई किया है, सिर्फ बैंकिंग का। हमने यहाँ पे जानबूझ के ये इमेजिन किया है कि जो भी रोड है वो 100% स्मूथ है, तो बिटवीन टायर्स एंड रोड देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इस केस में अगर बैंकिंग ऑफ रोड है तो उस केस में स्मूथ सरफेस अगर है तो इतनी ही वेलोसिटी से आपको टर्न करना पड़ेगा, न इससे कम न इससे ज्यादा। लेकिन रियलिटी में जो भी रोड्स हमारे बने होते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन भी होता है और साथ साथ बैंकिंग ऑफ रोड भी होता है। अब दोनों अगर है तो क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अब तक हमने दो फॉर्मुलेस देखे थे। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैं रिवाइज कर रहा हूं। सो वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी
म्यू आर जी, ओके, म्यू आर जी। और सेकंड, v नॉर्मल वेलोसिटी जो था फ्रिक्शन के केस में, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी था, ये मैक्सिमम स्पीड वाला फॉर्मूला। लेकिन इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ओके, सो ये फॉर्मूलेज हमें याद रखना है। ये जो भी फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शन था और ये फॉर्मूला फॉर द बैंकिंग ऑफ रोड था। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, दैट इज बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। दोनों की वजह से क्या होता है, दोनों की वजह से, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, दिस इज द व्हीकल विच इज मूविंग ऑन दैट circular turn which is already banked with the angle of banking is theta and now surface is not smooth। अब इस रोड का सरफेस और टायर्स के बीच में 100% फ्रिक्शन होगा। ओके, अब यहां पे थोड़ा इमेजिन करते हैं कि फर्स्ट केस, अगर इफ वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल इज इक्वल टू 0, अगर व्हीकल सर्कुलर टर्न पे आके रुक गया, ओके, तो उस केस में थोड़ा इमेजिन कीजिए, व्हीकल रुका हुआ है रेस्ट पोजीशन पे, उस केस में क्या होगा? उस केस में उस व्हीकल के ऊपर जो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा, दैट फ्रिक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, फ्रिक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस व्हीकल जो रेस्ट पोजीशन पे, उसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की, लेकिन उसको रोक के किसने रखा है? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर क्रिएट होगा, तो जितनी उसकी टेंडेंसी नीचे आने की, या जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट नीचे लग रहा है, उतना ही वहां पे फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अगर दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो व्हीकल वहां पे सेफली खड़ा रहेगा। ये फर्स्ट केस था। इफ v इज इक्वल टू 0, द फ्रिक्शन जो भी है, ये फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम अपवर्ड कहेंगे और इस डायरेक्शन को हम डाउनवर्ड कहेंगे। सेकंड, इफ वेलोसिटी is less than, if velocity is less than under root of mu, under root of rg tan theta, rg tan theta। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जो भी वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ rg tan theta से कम है, तो उस केस में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा, अगेन जो भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इट इज अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में, वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होना चाहिए। सो जो भी फ्रिक्शन है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ये कंडीशन है तो। क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अगर वो उतनी ही वेलोसिटी से जाता है जितना स्क्वायर रूट में है, तो उस वक्त उसको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगा, वो सेफली जाएगा। लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर कम है, तो व्हीकल की टेंडेंसी क्या होती है? नीचे आने की। तो उस वक्त व्हीकल की टेंडेंसी अगर नीचे आने की होती है, ओके, ड्यूरिंग मोशन, तो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। थर्ड इजी केस है, तो वो हम देखेंगे। इफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अब भैया इस केस में वो जो भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ओके, वो सफिशिएंट मिल रहा है सिर्फ बैंकिंग की वजह से, तो उसको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। और ये जो भी वेलोसिटी है, ये सेफ वेलोसिटी है बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से। तो इस केस में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा फ्रिक्शन की वैल्यू। अब फोर्थ केस जो हमें यहाँ पे देखना है कि इफ अगर व्हीकल इट इज मूविंग विद द स्पीड विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, अगर इतने वेलोसिटी से वो जाता है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, अगर इतने वेलोसिटी से वो जा रहा है, तो यहाँ पे बैंकिंग की वजह से इतना सेफ स्पीड है यहाँ पे, लेकिन उसके ज्यादा स्पीड से अगर जाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा? ज्यादा स्पीड से अगर जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर 55 की स्पीड है, ओके, v की वैल्यू वहां पे सेफ स्पीड आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, अगर हम 55 से जा रहे हैं,
विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो उस केस में व्हीकल की टेंडेंसी बाहर जाने की होती है, ओके, रोड के बाहर जाने की होती है उस साइड में। अगर सर्कुलर टर्न ऐसा है तो व्हीकल की टेंडेंसी इस तरफ जाने की होती है। तो उस केस में अगर व्हीकल की टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो उस केस में यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो इस केस में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट फ्रिक्शन इट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये पॉइंट हमें अब डिस्कस करना है, क्योंकि जितने भी रोड्स होते हैं उनके ऊपर जब व्हीकल्स चलते हैं तो स्पीड जनरली ज्यादा स्पीड से चलाते हैं हम, ओके। तो ऐसे केस में ज्यादा स्पीड मैक्सिमम कितना चला पाएंगे, तो यहाँ पे अगर इससे ज्यादा स्पीड अगर लेते हैं हम तो कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से मिलेगा, और जो भी बचा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन के कारण हमें मिलेगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो इस चारों केस में अगर व्हीकल की वेलोसिटी जीरो है तो फ्रिक्शन अपवर्ड, अगर व्हीकल की वेलोसिटी लेस है एज कंपेयर टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। जब व्हीकल इसी स्पीड से मूव होगा तो उस वक्त फ्रिक्शन नहीं रहेगा वहां पे, वो सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड के कारण ही मूव हो पाएगा। लास्ट है इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, उस केस में जो भी फ्रिक्शन उस व्हीकल के ऊपर एक्ट होगा, क्योंकि इतनी वेलोसिटी से अगर आप मूव करते हैं तो व्हीकल की टेंडेंसी होगा बाहर स्किड होने की, आउटसाइड, ओके। तो उस केस में जो भी फ्रिक्शन एक्ट होगा इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस फोर्थ पॉइंट को। अब मान के चलिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों की वजह से एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ओके। तो इस केस में सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ओके। हमें फोर्थ केस कंसिडर करना है। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा मास की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। दूसरा यहाँ पे एक्ट होगा नॉर्मल नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ओके। अब यहाँ पे एक तीसरा फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दिस फोर्स इज अ फ्रिक्शन फोर्स, दिस फोर्स इज अ फ्रिक्शन फोर्स। अब इन तीनों के अलावा और एक्स्ट्रा कोई भी फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है, रियलिटी में ये सिर्फ तीनों फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, एक mg, दूसरा नॉर्मल, अब तीसरा फ्रिक्शन। हम फोर्थ केस कंसिडर कर रहे हैं। फोर्थ केस कौन सा है, अगर व्हीकल की स्पीड इफ इट इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, अगर ये केस है तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन हम ड्रॉ कर लेंगे, ओके। सो अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो डेफिनेटली दिस एंगल शुड बी थीटा, ओके। अब ये लाइन इसको पैरेलल है और ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है ये एंगल यहां पे बनना चाहिए थीटा, ओके। अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। देखिए तो जो भी फोर्सेस है, नॉर्मल नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट होगा और वो कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू n cos थीटा। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा और वो कितना होगा, इट शुड बी इक्वल टू n sin थीटा, ओके। अब फ्रिक्शन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। फ्रिक्शन को जब रिजॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा, यहाँ पे f cos थीटा, फ्रिक्शन इनटू cos थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा है, और इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू f sin थीटा, ओके। अब यहाँ पे सभी फोर्सेस को हमने नॉर्मल को रिजॉल्व कर लिया, फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व कर लिया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं वो हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट को इमेजिन कीजिए कि ऊपर के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक एक्ट हो रहा है n cos थीटा। नीचे के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो, mg प्लस f sin थीटा। तो फर्स्ट वर्टिकल डायरेक्शन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n sin थीटा
is equals to, sorry, n cos theta, n cos theta is equals to mg plus f sin theta. सो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg. हमने क्या किया, सिर्फ f sin थीटा को इधर शिफ्ट किया. सो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज f cos थीटा, सेकंड वन इज n sin थीटा. ये दोनों फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उस व्हीकल को. ओके, सो हियर वी कैन राइट हियर n sin थीटा प्लस f cos थीटा is equals to centripetal force mv square by r. This is the equation number 2. ओके, अब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिएगा. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सो n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg. तो mm गेट कैंसल, तो बचेगा यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन rg. ओके, ये एक इक्वेशन हमें मिल गया है. अब इस इक्वेशन में हम f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज f? इट्स अ फ्रिक्शन फोर्स. अब f की वैल्यू कैसा होगा बेटा? सो f इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n. f इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n. तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, ये मैक्सिमम स्पीड के लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो सकता है? म्यू इनटू n. सो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सो n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg. यहाँ पे आप v मैक्स भी कह सकते हो. ओके, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्ट होगा जब मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा. ओके, सो इस केस में देखिए n यहाँ पे चारों इसमें है तो n कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर इस इक्वेशन को हम साइन थीटा से डिवाइड करते, सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा होगा. तो सभी में से n यहाँ पे चला गया. सबसे पहले हम n को हटा देते हैं. ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा को यहाँ से डिवाइड किया. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम अ tan थीटा. कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम अ 1. कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम अ 1. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम अ tan थीटा. तो इस इक्वेशन को यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे tan थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम अ म्यू अपॉन tan थीटा प्लस म्यू. यहाँ पे cos थीटा अपॉन cos थीटा बिकम अ 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा. ओके, दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, v मैक्स स्क्वायर अपॉन rg. अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिखेंगे. सो v मैक्स स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल्स टू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. तो v मैक्स की वैल्यू कितना होगा? सो v मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. सो ये हमें फॉर्मूला मिला है मैक्सिमम स्पीड ऑन दैट रोड, ओके, विच इज ऑलरेडी बैंक्ड वन एंड देयर इज अ फ्रिक्शन. तो दोनों अगर है तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ये मिलेगा. v max is equals to under root of rg, where r is the radius of curvature, g is the acceleration due to gravity, mu is the coefficient of static friction.
थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। सो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है। ओके, सो इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, अब इमेजिन कीजिए कि एक जगह ऐसी है कि वहां पे, एक जगह हम ऐसी कंसिडर करेंगे कि वहां पे सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड है, फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इस फॉर्मूले में हम म्यू की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर म्यू की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जीरो प्लस tan थीटा बचेगा ऊपर, माइनस वन माइनस यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट में tan थीटा बचेगा। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। अगर म्यू की वैल्यू जीरो है तो, यानी फ्रिक्शन नहीं है तो, सेकंड केस में हम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंसिडर करेंगे, सॉरी फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, बैंकिंग जीरो यानी हॉरिजेंटल रोड कंसिडर करेंगे। अगर रोड 100% हॉरिजेंटल है तो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस केस में यहाँ पे सिर्फ म्यू बचेगा पूरे ब्रैकेट का। ओके, tan ऑफ जीरो बिकम जीरो, तो म्यू बचेगा, तो यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू आएगा। सो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, जो जिस केस में थीटा की वैल्यू कितना है, जीरो। तो दोनों यहाँ पे अगर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और साथ ही साथ बैंकिंग की वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है हमें सिर्फ बैंकिंग के कारण अगर मिल रहा है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये था डिस्कशन अबाउट सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ही कंसेप्ट हम जितने भी कंसेप्ट स्पेशली इस किताब में हैं, ओके, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 बाय DC पांडे, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। इसमें जो भी अनसॉल्व एक्सरसाइज है वो आपको खुद होके करना है। इसमें जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी वॉल्यूम्स है, टोटल 5 वॉल्यूम्स है, उनमें जितने भी कंसेप्ट है आने वाले कुछ दिनों में हम सभी कंसेप्ट वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।